गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सार्थक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में हमारे टेस्ट कोड MN02 का सॉल्यूशन किया जाएगा। इस टेस्ट के अंदर मैथ्स के कुछ एक क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस का हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सॉल्यूशन की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। इस टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ्स का है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और तीसरी है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया कि एक ट्रायंगल जिसकी साइड 6, 12 और 13 है, वह कौन सी ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे वो ऑप्शन दिए गए हैं आपको न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो सेकंड है वो है समकोण, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड जो है वो है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और फोर्थ वन है ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो साइड्स आपको दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल की बात की गई है। हम पहले ट्रायंगल की जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में सबसे पहले क्या है, 3 साइड होंगी, आपके पास 3 एंगल होंगे और 3 ही वर्टेक्स हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति जिसकी 3 साइडें होंगी, 3 एंगल होंगे और 3 ही वर्टेक्स होंगे, तो उस फिगर को हम लोग क्या बोल पाएंगे, ट्रायंगल बोल पाएंगे। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पॉइंट कि ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। मान के चलिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आप किन्हीं भी 2 साइडों को जोड़ दीजिए, अगर उसका सम तीसरी से ग्रेटर आया तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है। मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 साइडें 6, 12 और 13 सेंटीमीटर दिया गया है। आप किन्हीं भी 2 साइडों को जोड़ दीजिए, वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा तीसरी साइड से। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये डी आंसर नहीं हो सकता। तो ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी की सबसे पहली कंडीशन कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। इसके बाद इसने टाइप ऑफ ट्रायंगल पे क्वेश्चन पूछा है, तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास होती है, ट्रायंगल के टाइप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला है साइड बेसिस एंड सेकंड वन इज एंगल बेसिस। अगर हम साइड बेसिस की बात करें तो साइड बेसिस होती है हमारी स्केलर ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड वन इज इक्विलैटरल, जहां बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एंगल बेसिस पर हमारे पास होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जहां पर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर एक कोण 90 डिग्री का होगा। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जहां पर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। मतलब जिस ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का वो ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों कोण 90 से लेस तो वो एक्यूट एंगल, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सोच समझ के पूछा गया। आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 6, एक साइड 12 और एक साइड 13 है, तो आपको बताना है ये कौन सी ट्रायंगल है। अगर देखिए वो ऑप्शन में आपको साइड बेस ट्रायंगल ऑप्शन देता, साइड बेस देता, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, तो नाम से क्लियर है कि ये होती है हमारी विषमबाहु, जहां पर तीनों साइडें डिफरेंट है। और आपने देखा कि ये तीनों साइडें डिफरेंट है। अगर वो ऑप्शन में ये 3 देता तो स्केलर ट्रायंगल आंसर था, लेकिन उसने ऑप्शन में ये साइड बेसिस ना देके एंगल बेस चीज दी। तो आप एक बात समझिएगा कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपने क्या करना है, तीनों साइड का स्क्वायर करना है। 36, 12 का स्क्वायर 114 एंड 13 का स्क्वायर 169। अब आप क्या करेंगे, दोनों छोटे स्क्वायर को ऐड करेंगे। अब आपने इसे ऐड किया तो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 180, ये रह गया 169। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर इन दोनों का जोड़ ग्रेटर आया थर्ड से, तो ये होगी कौन सी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
जहां पर दो साइडों के स्क्वायर का जोड़ तीसरी से ज्यादा होगा वो होगी हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी केस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो जोड़ है वो सी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी केस में अगर दोनों का जोड़ छोटा हो जाता है तीसरे से तो वो होगी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन था इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। आपने देखा कि दो के स्क्वायर का जोड़ जो है वो तीसरे से छोटा है, इसका मतलब जो ट्रायंगल होगी वो कौन सी होगी, एक्यूट एंगल। तो ये 11th क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब दूसरा क्वेश्चन जो था इस टेस्ट में वो था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है 3 की पावर 345। इसने आपसे HCF पूछा और HCF किसका पूछा, 3 raised to power 45 plus 1 and 3 raised to power 349 plus 1। अब उसने कहा कि इन दोनों टर्म्स का अगर हम HCF निकालें, अगर हमें क्या निकालना हो, HCF निकालना हो तो क्या निकलेगा, क्या आंसर होगा। जो ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन था 3 raised to power 345 plus 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था 1 एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन अवेलेबल। अब सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि हमें निकालना है HCF। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि HCF होता क्या है। HCF हम सबको पता है, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। HCF होता है हमारा महत्तम समापवर्तक और इसे बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझ लेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तीन टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये तीन टर्म्स हैं। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब आप जिन भी टर्म्स का HCF निकाल रहे हो ना वो उससे छोटा रहेगा, क्योंकि टुकड़े हमेशा किसी कंप्लीट चीज से छोटे रहते हैं। किसी भी चीज के अगर आप टुकड़े करते हो तो वो कंप्लीट चीज से छोटे रहेंगे, मतलब जो HCF होगा वो उन नंबर से छोटा रहेगा। सेकंड थिंग, कॉमन। कॉमन होने का मतलब क्या है कि आप जितने भी टर्म का HCF निकाल रहे हो वो सब में इंक्लूड रहेगा, मतलब हर एक का एक टुकड़ा मिलेगा। तीसरा, हाईएस्ट। जितने भी टुकड़े पॉसिबल होंगे उन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो HCF होगा। सपोज कीजिए आपसे कहा गया आप 4 और 8 का HCF निकालें, तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि 4 और 8 कौन कौन सी टेबल पे आएंगे, तो सबसे पहले 1 पे आएंगे, देन 2 पे आएंगे, देन 4 पे आएंगे। अब ये तीनों ही फैक्टर जो है, तीनों ही टुकड़े जो है वो कॉमन है, ठीक है, तीनों ही टुकड़े कॉमन है। और आपने एक बात देखी कि ये टुकड़े हमेशा उससे छोटे रहे हैं, या तो वो छोटी टर्म के इक्वल हो गया, अदरवाइज वो छोटा रहेगा। अब इन तीनों टुकड़ों में से भी जो हाईएस्ट टुकड़ा होगा, हाईएस्ट टुकड़ा कौन सा है, 4। तो मतलब इन टर्म्स का जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3 की पावर 345 प्लस 1 और 3 की पावर 349 प्लस 1 का HCF क्या होगा। अब क्वेश्चन बहुत इजी है ये, लेकिन टर्म्स थोड़ी सी हैवी होने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। तो आप एक बात समझो, 3 की पावर 345 तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 into 3 into 3 into 3 कुछ भी लिखा जाएगा, 340 टाइम्स लिख दिया जाएगा। आप 3 की पावर 49 को क्या लिखेंगे, 349 टाइम्स। आपने देखा 3 की पावर 345 तो कॉमन आएगा, 3 की पावर 345 कॉमन आएगा। अगर ये 1 ना होता दोनों जगह तो इसका जो आंसर हो सकता था वो 3 raised to power 345 हो सकता था, लेकिन अब +1 कर दिया गया, मतलब 3 की पावर में जो भी आएगा उसके अंदर एक और ऐड करना होगा। अब मान के चलिए एक छोटे एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मैंने आपसे कहा 3 की पावर 3 प्लस 1 और 3 की पावर 6 प्लस 1 का HCF क्या होगा। आपने क्या किया, 3 की पावर 3 सोल्व करी, 3 की पावर 3 हो गया 27 प्लस 1 कितना हो गया 28। यहां पर सोल्व करेंगे 3 की पावर 5 हो जाएगा कितना 729 प्लस 1 कितना हो जाएगा 730। तो यहां पर जो आंसर मिला वो 28 और 730 मिला। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका HCF निकालिए, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो एक बात क्लियर होगी कि इनके HCF में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, 1 के ऊपर। अगर
हम यहाँ बात करें 3 की पावर 345, तो इस नंबर को सोल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो कंसेप्ट यूज करेंगे यूनिट डिजिट का। तो आप देखेंगे कि अगर 3 की पावर 345 को सोल्व किया जाए तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक होगा, वो 3 होगा। ठीक है, अगर इकाई का अंक 3 हो और 1 उसमें ऐड किया जाए तो जो इसे सोल्व करने के बाद जो 3 की पावर 345 प्लस 1 को सोल्व करने के बाद आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर हम बात करें 3 raised to power 349 को सोल्व किया जाए तो इसका भी जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 3 बनेगा, यूनिट डिजिट 3 बनेगा। अगर आपको ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं पता तो आप लास्ट वीडियोस में चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको यूनिट डिजिट का प्रॉपर टॉपिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 प्लस 1 तो 4। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं 3 की पावर 345 प्लस 1 को सोल्व करता हूं तो एक इवन नंबर आएगा मेरे सामने, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर मैं 3 की पावर 349 प्लस 1 को सोल्व करूंगा तो यहाँ पर भी इवन नंबर आएगा, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो जो इसका एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस टेस्ट में थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है आपके पास 1.3 बार इंटू 1.3 बार। आपसे पूछा गया है कि इस टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। जो ऑप्शंस गिवन है आपके पास वो है 37/91, 27/91, 4/3, 1/3, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब अगर इसे सोल्व करना हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये 1.3 बार लिखा हुआ है, 1.3 बार, ये जो लाइन है इसे बार कहा जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं 1.3 की पावर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो मैंने इसे पावर 3 में लिख दिया। और आप जानते हैं कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए रिजल्ट 1 मिलेगा, तो मैंने इसे क्या किया, 1 का क्यूब लिख दिया। तो ये हो गया 1.3 पर जो बार है क्यूब माइनस में 1 क्यूब। यहाँ पर एक बात समझिए, ये लिखा हुआ 1.3 पर बार प्लस 1.3 बार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बात लिखा जा सकता है क्योंकि 1.3 बार एज इट इज प्लस 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो स्क्वायर कर दिया प्लस 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहां से इस बात को समझूं कि लेट 1.3 पर जो बार है इसे मैंने a एज्यूम कर लिया, अगर ये a होगा और b को और 1 को मैंने एज्यूम कर लिया b, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है वो हो सकती है a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ क्या है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, a² प्लस b² प्लस a। अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को सोल्व करूं तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ और a³ माइनस b³ है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस a। अब अगर मैं डिवाइड में जाऊं तो ये एक्चुअल में a है तो ये बन जाएगा आपका a² प्लस b की वैल्यू 1 है तो b² प्लस। अब जो ab बनेगा, अगर मैं यहाँ पर a और b का प्रोडक्ट करता हूं तो 1.3 इंटू 1 1.3, तो वही 1.3 पर बार एज इट इज दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू किसकी दी गई है, ab की। अब अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a माइनस b आपका रिजल्ट होगा। अब जो बात आई कि a की वैल्यू क्या है, 1.3 पर बार माइनस में। अब आपको समझना होगा कि बार वाले टर्म्स को कैसे सोल्व किया जाता है। बार वाले टर्म्स को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बार हटाना होगा। तो बार कैसे हटाया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए 1.3 पर बार, इसे p/q फॉर्म में लिखा जाए या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 1.3 इसे एज इट इज लिख लेना है, कोई पॉइंट यूज नहीं करना, कोई बार यूज नहीं करनी। उसके बाद आप देखिए कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है और उसी डिजिट पर बार है,
रूल है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे आपको सबसे पहले तो वो काउंट करने हैं। तो मैंने काउंट किया कि बार के पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। अब आपको देखना है कि कितने डिजिट्स पर बार है और कितने डिजिट्स पर बार नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही डिजिट है जिस पर बार है, तो जितने डिजिट पर बार होगा उतनी बार हमें 9 लिखना होगा, और जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उतनी बार हमें 0 लिखना होगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, पॉइंट से पहले जो भी लिखा हुआ है उसे माइनस करना होगा। तो 13 - 1 हो जाएगा 12 ओवर 9, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4/3। तो अब मुझे क्या करना है, 4/3 - 1। तो अगर मैं 4/3 - 1 करूंगा तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। तो ये होगा हमारा डी आंसर 1/3। यहां पर देखिए दो टर्म्स का यूज किया गया। सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया गया जो यूज हुई a³ - b³, a³ - b³ a - b a² + b² + ab। सेकंड थिंग, दूसरा जो कांसेप्ट यूज किया गया वो हो गया बार का कांसेप्ट। अब बार को कैसे हटाया जाता है इसके ऊपर भी हमारी एक प्रॉपर वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से बार का कोई भी कांसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जांपल के थ्रू आप इजीली समझ पाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉलीगन पर बेस्ड, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। अब जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है पॉलीगन बेस्ड। पॉलीगन है बहुभुज, वो आकृति जिसकी 3 से ज्यादा साइडें होंगी, 3 या 3 से ज्यादा साइडें हो उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। अब जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, कहते हैं कि एक पॉलीगन है समबहुभुज। समबहुभुज आकृति है। समबहुभुज का मतलब है कि जहां पर सारी साइडें, सारे एंगल बराबर होंगे। उसने कहा कि एक समबहुभुज में ईच इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 160 डिग्री है। मतलब एक पॉलीगन के अंदर आपके पास जितने भी एंगल हैं प्रत्येक कोण 160 डिग्री का है। तो आपसे पूछा गया है कि उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होगी। आपसे पूछा गया है उस पॉलीगन की साइड्स कितनी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप एक बात समझिए कि कोई भी समबहुभुज होगा, पॉलीगन होगा। मैंने एक पॉलीगन बना दिया जिसकी 6 साइड्स है। आपको सिर्फ एक हल्की सी बात समझनी है कि आप किसी भी साइड को आगे बढ़ा दीजिए, आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ये हो गया इस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और ये हो गया इस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर, अगर इतनी बात समझिए कि ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, इनका जो जोड़ रहता है वो 180 डिग्री रहता है। सिंपल इतनी बात आपको समझ लेनी है कि प्रत्येक अंतःकोण का और प्रत्येक बाह्य कोण का जब भी आप जोड़ करोगे, प्रत्येक का मतलब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का जब आप जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। अब आपने देखा कि ईच इंटीरियर जो है वो 160 डिग्री दिया है। अगर ईच इंटीरियर 160 डिग्री दिया है तो आप ईच एक्सटीरियर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने डिग्री होगी, 20 डिग्री। अब मुझे इतनी बात समझ में आई कि जो जितने भी इसके कोण बनेंगे एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, उनकी जो वैल्यू होगी वो 20 डिग्री की होगी। सेकंड थिंग, पॉलीगन में एक और बात आपको समझनी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे 2, 4, 10, 20, उन सबका जोड़ कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री होगा टोटल जोड़, टोटल उन सभी कोण का। तो मुझे पता है कि टोटल जो है वो 360 डिग्री है और एक एंगल जो है वो 20 डिग्री का है। तो आप निकाल सकते हो कि उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से जिसकी वैल्यू है 20 डिग्री। इसका मतलब उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी, 18 साइड। मतलब जिस पॉलीगन के ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई की गई हैं वो पॉलीगन हमारा 18 साइड्स का होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर जो ऑप्शन था ए, ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 22, 25, 32, तो 18 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन ट्रायंगल बेस दिया है। एबीसी एक समद्विबाहु मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस की कंडीशन हम लोगों को पता है क्या, कि दो साइडें इक्वल होंगी।
अगर दो साइडें इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। पहले उसने कहा कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस। अगर एक आइसोसेलेस है, दो साइडें इक्वल है, कोई भी दो साइडें इक्वल हो सकती हैं। फिर उसने ये कहा कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है और एसी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो एबी क्या होगा? आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और एंगल सी की वैल्यू जो हो वो 90 डिग्री हो, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। अब 90 डिग्री है तो आप ये बात समझ सकते हो कि एक ऐसी ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसे सी वर्टेक्स मान लिया जो कि है 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपको एक चीज पता है कि आइसोसेलेस के अंदर दो साइडें इक्वल रहती हैं। अगर दो साइडें इक्वल हैं और किसी भी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है वो हाइपोटेन्यूज रहती है, कर्ण, ये होती है हमारी कर्ण। अब जो कर्ण है वो सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब ये वाली साइड तो बराबर हो नहीं सकती। इसका मतलब आपने यहां से ये निकाल लिया कि जो AB है वो AC के, AB बराबर किसके है का? BC। AB बराबर BC। सबसे पहले AC बराबर BC। सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि जो AC होगा वो BC के बराबर होगा। अब एक चीज हो, अगर ये 90 है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस के अंदर दो एंगल भी इक्वल होंगे और एक ट्रायंगल के तीन एंगल हैं। एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए और बाकी दो कोण बराबर हो तो बाकी दोनों की जो वैल्यू होगी वो ईच में 45 डिग्री होगा। तो मैंने इस बात का यूज किया 45 डिग्री और 45 डिग्री का यूज कर लिया। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? AB की। अगर AB की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, AC की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी AC की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप यहां से थ्योरम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको यही बात कहती है कि h² = p² + b²। आपने देखा कि h² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। h5 25 + 25, 25 25 50, h² की जो वैल्यू आ गई 50 आ गई और h की वैल्यू जो आ गई वो √50 आ गई। जब आपने √50 को सोल्व किया है तो √50 को सोल्व करके जो आंसर आया वो आया 5√2। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगा उस ट्रायंगल का वो होगा 5√2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो आपने पाइथागोरस यूज किया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक अदर तरीके से बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप सिर्फ 1 सेकंड में इसका रिजल्ट निकाल सकते थे। कैसे? एक ट्रायंगल का कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जो C है, A है और B है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 होगा तो ये 45 होगा। आपने साइन रूल पढ़ा है, साइन रूल में आपको एक बात समझाई कि अगर ये 45, ये 1 और ये √2, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो ये √2 होगा। अब आप समझिए कि अगर इस 1 की वैल्यू 5 के बराबर दी गई है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको 5 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 5√2। तो सिर्फ आप 1 सेकंड से पहले इसका रिजल्ट बता सकते थे कि जो हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 5√2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी 5√2 सेंटीमीटर। तो 40th क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 41 क्वेश्चन जो है परसेंटेज यूज है। उसने कहा कि दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर, तो सबसे पहले दो संख्याओं की बात की गई है तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x एक संख्या y। अगर इनके अंतर की बात की जाए तो x - y, इनके जोड़ का 15% है। इनके जोड़ की बात की गई तो x + y, तो जो इनका अंतर है वो इनके जोड़ का 15% है। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी 15% निकालूं तो वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो 5 3 20, तो ये 20 इधर, तो ये बन जाएगा आपका 20x - में 20y बराबर हो जाएगा 3y + 3x। ठीक, अब x और y एक तरफ हो जाएंगे। अगर हम इस y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -23y, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 17x। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। आपसे पूछा गया x और y की रेशियो, तो जो वैल्यू x के सामने है वो y की वैल्यू है और जो y के सामने है वो x की वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो रेशियो बनेगी वो बनेगी 23:7।
आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपसे x रेशो y पूछा गया है, तो x रेशो y का मतलब है x बाय y। अगर आप इस x को यहाँ रख के y इधर ले आएंगे तो ये 17 इधर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 23/17। और रेशो को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 23/17, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पहिए का व्यास, एक पहिए का जो व्यास है वो 3 मीटर है। एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। 3 मीटर व्यास दिया गया है। व्यास का मतलब डायमीटर। अब जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, तो एक कंडीशन सबसे पहले आप समझेंगे कि जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, वो व्यास का आधा होता है, मतलब जो रेडियस बनेगी वो बनेगी 3/2 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, मतलब अगर ये 1 मिनट तक लगातार चले तो ये 28 चक्कर लगाएगा, 28 बार घूम जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो इतनी कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, ये बराबर होता है पहिए की परिधि के बराबर। जितनी पहिए की परिधि बनेगी वही होगी एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब पहिए की परिधि, पहिया वृत्ताकार आकृति का है और वृत्त की जो परिधि निकाली जाती है वो निकाली जाती है 2 पाई r। 2 पाई r, वृत्त की परिधि निकलेगी 2 पाई r से, तो वृत्त की परिधि कितनी बनेगी 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस हो गई 3/2। और उसने कितने चक्कर लगाए, ये होगी वृत्त की परिधि एक चक्कर में, लेकिन उसने 1 मिनट में 28 चक्कर लगाए, तो 7 4 22 3 66, 66 गुणा 4 हो जाएगा 66 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर। मतलब पहिए ने 1 मिनट में 264 मीटर की दूरी तय करी। 1 मिनट में 264 मीटर की दूरी तय करी। देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर है, पहिए की परिधि के। परिधि निकाली 2 पाई r, 2 पाई r, लेकिन उसने 1 मिनट में 28 चक्कर लगाए, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 264 मीटर की दूरी तय करेगा। अब आपसे पूछा गया कि अगर यही पहिया इसी स्पीड से चलता हुआ 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहे तो इसे कितने मिनट लगेंगे। तो आप ये देखिए टोटल दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 5.280 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर के मीटर बनाएंगे। तो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा 5280 मीटर, 5280 मीटर। अब ये हो गई टोटल दूरी और ये हो गई 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो आप समझते हैं कि जो टाइम निकलेगा, जो समय निकलेगा वो कैसे निकलेगा, टोटल दूरी, कुल दूरी डिवाइड में 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय दूरी। तो कितना बन जाएगा 5280 बटे 264, तो ये 20 मिनट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस वही पहिया उसी स्पीड से चलते हुए 5.280 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहे तो उसे सेम स्पीड से 20 मिनट तक लगातार चलते रहना होगा, जिससे वो इन सारी कंडीशंस को प्रॉपर कवर कर पाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अलजेब्रा एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन था, अलजेब्रा टॉपिक से। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है। क्वेश्चन है आपका कि अगर x + y + z, कंडीशंस दी गई हैं आपको कि इफ x + y + z की जो वैल्यू है वो 3 और x² + y² + z² की जो वैल्यू हो वो 45, तीसरा x³ + y³ + z³ की जो वैल्यू हो वो है 69। तो आपसे पूछा गया x y z कितना होगा, आपसे पूछा गया x y z की वैल्यू क्या होगी। और जो ऑप्शन दिए गए वो दिए गए 1 70 -140 40 एंड -40।
1 70 -40 और -120, ये तीन कंडीशंस दी गई कि x y z का जो जोड़ होगा वो 3 होगा, x² y² और z² का जो जोड़ है वो 45 है, और इन तीनों के अगर क्यूब को जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट बनेगा वो 69 बनेगा। आपसे पूछा गया इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप मेक एंड ट्रायल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्ट तरीका है वो ये है कि अगर आप x + y + z का जोड़ 3 चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि आप 1 1 पुट करें। अगर आप 1 1 पुट करेंगे तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज, अगर हम इन तीनों की बात करें 1 1 नहीं। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी वैल्यूज को पुट करके 3 बनाने की कोशिश करनी है। अगर मैं कहूं कि एक वैल्यू 2 हो, मैंने मान लिया कि अगर x की वैल्यू 2 हो जाए और यहां पर इसकी वैल्यू 5 हो जाए, ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो बन जाए कितना, -4। देखिए 5 और 2 7, 7 - 4। आपको 3 बनाने की कोशिश करनी है। आपने देखा कि तीनों पॉजिटिव लेके 3 नहीं बन सकते, इसलिए मैंने क्या किया, एक नेगेटिव की तरफ गया। अगर मैं नेगेटिव की तरफ गया, मैंने वैल्यू 2 5 और -4 पुट करी तो देखा गया कि जो रिजल्ट है वो 3 बना। चेक करते हैं क्या ये बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x की जगह पे 2 तो ये हो जाएगा 4, 5 की जगह पे y की जगह पे 5 रखे तो 25 प्लस, और इसकी जगह 4 रखे तो ये बन जाएगा 16, क्योंकि -4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो इसका जो प्लस सम है वो 45 बन जाएगा। इसका मतलब 25 -4 आंसर हो सकता है। जब हम इसको क्यूब में चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 + 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और नेगेटिव का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब 64, तो जो रिजल्ट बनेगा वो 69 बनेगा। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू -4। आप चेक करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो -4 मिलेगा, -40 मिलेगा। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, जब आप इसको यूज कर सकते हो सिर्फ अपनी assumptions के साथ कि आप इन तरीके से अप्रोच करें कि जो सम है वो आपको 3 मिल जाए। आपने कहीं ना कहीं स्क्वायर का भी ध्यान रखा, क्यूब का भी ध्यान रखा, तभी आप इसका सम इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन बाय चांस अगर कुछ ऐसा हो कि आप इन वैल्यूज को ना जज कर पाए, ना इन वैल्यूज को समझ पाए, तो अप्रोच क्या हो। अब देखते हैं हमारा जनरल मेथड, बेसिक मेथड जो हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप एक बात समझेंगे कि आपने एक फॉर्मूला x + y + z का होल स्क्वायर पढ़ा, x² + y² + z² + 2xy + yz + zx, ये बात आपने पढ़ी है। अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करूं तो इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू 45 + 2 xy + yz + zx, ये हो गया। इस 45 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -36, -36 ये 2 इधर आ जाएगा -18। तो आपने एक बात देख ली कि अगर आप xy + yz + zx का प्रोडक्ट करने के बाद ऐड करते हो तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा -8, तो -18 मिलेगा। दूसरी तरफ आपने अलजेब्रा के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz की जो वैल्यू है वो है x + y + z + x² + y² + z² प्लस नेगेटिव xy + yz + zx। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने देखा इनके क्यूब का जो जोड़ है वो है 69 - 3xyz, x + y + z की जो वैल्यू है वो है 3, और x² + y² + z² की जो वैल्यू है वो है 45 नेगेटिव, और xy + yz + zx की जो वैल्यू है वो है -8। अगर हम इसे यहां पर सिंपलीफाई करें, अब यहां पर सॉल्व किया जाएगा। 69 - 3xyz की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3 × 63, दोनों को प्लस कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 63। तो 69 माइनस में 3xyz की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 189। ठीक, अब अगर मैं इसे सिंपलीफाई करूं तो नेगेटिव ऑफ 3xyz की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 189, ये 69 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 3xyz की जो वैल्यू हो गई वो हो गई पॉजिटिव 120 प्लस का 120।
अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा 120 बटे 3 40, मतलब एक्स वाई जेड जो है वो आपका माइनस के 40 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में भी हमने दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी हमने ये लिखी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एंड सेकंड थिंग इज x plus y plus z cube minus में 3xyz is equal to x plus y plus z, x square plus y square plus z square। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बची वो बची xy plus yz plus zx। तो हमने इसे प्रॉपर सोल्व किया तो जो आंसर आया वो आया नेगेटिव ऑफ 14, जो कि है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। चल ये तो दोस्तों हमारा टेस्ट कोड MN02, जिसके अंदर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन रहे उनका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट्स को का रिप्लाई किया जाएगा और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।